नमस्कार छात्रों। इसके पहले के लेक्चर में हमने प्रश्न पत्र क्रमांक 3 आधुनिक हिंदी कहानी एवं व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई जो पहली कहानी है बड़े घर की बेटी, जिसको प्रेमचंद जी ने लिखा है, उसकी शुरुआत हमने की है। इनके पहले के 2 लेक्चर में हमने एक कहानी पर बनी हुई जो टेलीफिल्म है, बड़े घर की बेटी कहानी पर बनी हुई टेलीफिल्म, और इस साथ साथ उसका स्वस्वर वाचन भी जो है हमने इसके पहले के लेक्चर में देखा है। इस लेक्चर में मैं आपको इस कहानी की जो प्रमुख पात्र है और उन पात्रों के माध्यम से कहानी लेखक किस प्रकार से लिखते हैं और वो हमारे सामने इस कहानी के माध्यम से जो भी कुछ आशय स्पष्ट करना चाहते हैं उसको मैं थोड़ा सा आपके सामने अपने तरीके से प्रस्तुत करूंगा। और साथ ही साथ इस कहानी को देखने के बाद, पढ़ने के बाद या सुनने के बाद आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में जो भी कुछ विचार उभरे हैं उन सभी विचारों को प्रतिपुष्टि के रूप में ये मेरी बातें जो है आपको वहाँ पे काम में आएगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इस कहानी को आपको अपने शब्दों में लिखने के लिए, समझने के स्तर पर ये बातें भी आपके लिए उपयोगी वहाँ पे सिद्ध हो सकती है। तो चलिए इस कहानी की जो भी कुछ कथा वस्तु है और उस कथा वस्तु में आए हुए जो पात्र है उनका परिचय करके उस कथा वस्तु का उद्देश्य जो है मैं आपके सामने रखूंगा। और परीक्षा की दृष्टि से भी आप ये लेक्चर जो है वहाँ पे अच्छी तरह से सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी कुछ बातें बताऊंगा उसके आधार पर ही आपको परीक्षा में मान लीजिएगा कि 10 अंक के लिए भी प्रश्न लिखने के लिए पूछा जा सकता है। तो वो थोड़ा सा उस दृष्टिकोण से इस लेक्चर को सुनिए। देखिएगा, बड़े घर की बेटी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी है और इस कहानी का जो शीर्षक है, शीर्षक मतलब कहानी का जो नाम है, इस नाम को हमें सबसे पहले समझना है। और मुझे लगता है कि इस नाम को समझने के लिए ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं आई होगी। बड़े घर की बेटी, इसका मतलब आप समझ चुके होंगे। बड़े घर की बेटी से तात्पर्य यह है कि रईस खानदान की, ऊंचे खानदान की जो लड़की है या वहाँ के कुल की या वहाँ के परिवार की जो लड़कियाँ होती है वो किस प्रकार की होती है, ये बात जो है प्रेमचंद जी इस कहानी के माध्यम से हमारे सामने रखना चाहते हैं। अर्थात इस कहानी का शीर्षक जो है अत्यंत साधारण है और सरल है, और उसका अर्थ जो है मैंने अभी जो बताया वही इस कहानी में अभिप्रेत है, और मुझे लगता है कि आपने भी वही समझा होगा। आगे आते हैं। कहानी के नाम से आगे या शीर्षक से आगे इस कहानी के जो पात्र है उनका भी मैं थोड़ा सा आपको परिचय करा के दे देता हूं। इस कहानी में मुख्यतः 4 पात्र हैं, और उसमें से पहला पात्र जो है जिनका नाम है बेनी माधव सिंह, एक गांव के जमींदार है, ठाकुर साहब जिनको कहा जाता है या ठाकुर सिंह जिनको कहा जाता है। एक बहुत बड़े जमींदार है, और वो जमींदार गौरीपुर नामक गांव के जमींदार हैं। और वो उनके पहले की जो पीढ़ियां रह चुकी है वो अधिक धनवान और सधन रह चुकी है। मतलब उनके ठाकुर होने के नाते उनके घर में कोई भी कमी वहाँ पे नहीं थी, और उनकी उस प्रकार की हवेली भी वहाँ पे गांव में मौजूद है। और ये ठाकुर बेनी माधव सिंह जो है वो अब जिस अवस्था में जी रहे हैं, उनका ठाकुरी जो मिजाज होता है वो अब थोड़ा सा कम हो गया है। मतलब संपत्ति की बात अगर पूछी जाए तो वहाँ पे सिर्फ उनकी अब हवेली जो है, पुरानी जो उनके बाप दादाओं द्वारा जो प्राप्त जो हवेली है वही अब उनके पास बची हुई है। आय के साधन जो है बहुत कम हो चुके हैं। आय के साधन मतलब घर में आने वाला पैसा जो है अब कम मात्रा में आता है। अर्थात ठाकुरी के आधार पर जो भी कुछ रौब था अब वो थोड़ा सा कम हुआ है, और घर की जो विपन्न अवस्था है
वो थोड़ी सी इस कहानी में हमें नजर आती है। अर्थात बेनी माधव सिंह गांव के जमींदार होने के बावजूद भी वर्तमान में अब वो थोड़े से निर्धन हो चले हैं। घर के आर्थिक स्थिति जो है उतनी अच्छी नहीं है जितनी ठाकुरों के घर की होती है। तो उस दृष्टिकोण से इस कहानी को वहां पे रचा गया है। अगला, इस कहानी के प्रमुख जो बेनी माधव सिंह हैं, उनके 2 बेटे हैं। पहले बेटे का नाम जो है, जो बड़ा बेटा है, उसका नाम है श्रीकंठ सिंह, और वो बेटा जो है बीए तक की पढ़ाई कर चुका है। अंग्रेजी साहित्य में उसने बीए किया है और एक सरकारी दफ्तर में वो क्लर्क की जो नौकरी है वो वहां पे करता है। अर्थात सरकारी दफ्तर में नौकरी करने के कारण, क्लर्क की नौकरी होने के कारण उसकी जो तनख्वाह है वो तनख्वाह उतनी बड़ी नहीं है जिसके आधार पर वो अपने परिवार को अच्छी तरह से चला सके। लेकिन परिवार की मजबूरी के कारण, वर्तमान की स्थिति को देखते हुए श्रीकंठ सिंह जो है वो उस नौकरी को जो है जी जान से करने की कोशिश करता है। हर शनिवार रविवार घर आता है, हफ्ता भर वो नौकरी की जगह पे रहता है। अर्थात ये बातें जो है कहीं ना कहीं हमारे सामने वो दृश्य लाती है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो किस प्रकार जीवन जीता है। वो स्थितियां लगभग इस कहानी में मौजूद है। भले ही इस कहानी का प्रमुख पात्र श्रीकंठ सिंह और बेनी माधव सिंह ठाकुर होने के बावजूद भी उनकी आर्थिक स्थिति उतनी सक्षम न होने के कारण वो आज आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर इस कहानी में दिखाई गई है। ठाकुर बेनी माधव सिंह का दूसरा बेटा जो है वो लाल बिहारी सिंह उसका नाम है, और वो पहलवान है और शरीर से धष्टपुष्ट है। उसका गुठीला शरीर है, मतलब समझ लीजिएगा कि एक पहलवान की जो शरीर यष्टि होती है वो लाल बहादुर सिंह की है। अर्थात ये लाल बहादुर सिंह श्रीकंठ सिंह का छोटा भाई है और साथ साथ बेनी माधव सिंह का छोटा बेटा है। और अगला पात्र जो है इस कहानी का वह है आनंदी, और ये आनंदी जो है बेनी माधव सिंह का जो बड़ा बेटा है श्रीकंठ सिंह, उसकी पत्नी का नाम है। अब इससे हम समझ सकते हैं कि बेनी माधव सिंह के 2 बेटे हैं, उसमें से पहला बेटा श्रीकंठ सिंह, उसकी शादी हुई है और उसकी पत्नी का नाम है आनंदी। अब आनंदी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कहानी जो बड़े घर की बेटी नामक जो शीर्षक इस कहानी को दिया गया है, उस कहानी के शीर्षक में आनंदी को केंद्र में रखकर यह शीर्षक दिया गया है। आप समझ चुके होंगे कि आनंदी जो है एक रईस खानदान की पुत्री है। उसके पिता जो है तालुकदार है और आनंदी के पिता का नाम भूप सिंह वहां पे बताया गया है। और ये भूप सिंह जो है अपने इलाके में तालुकदार है और बहुत रईस है। उनके घर में नौकर चाकर वहां पे काम करते हैं, और रईस खानदान की बेटी होने के बावजूद वो आज जो है बेनी माधव सिंह के यहाँ बहू बनकर वो वहां पे जी रही है, या श्रीकंठ सिंह की पत्नी बनकर वो वहां पे अपना जीवन यापन कर रही है। अब कहानी के ये जो लगभग 4 प्रमुख पात्र हैं, इनके द्वारा कहानी को लेखक ने जो है हमारे सामने परोसा है। मतलब कहानी कहाँ से शुरू हो जाती है और कहानी के मध्य में क्या घटित होता है और कहानी अंत में क्या कहना चाहती है, यही बातें मैं आपको थोड़ा सा इस लेक्चर के माध्यम से बताना चाहता हूँ। देखिएगा, हमने अब पात्र परिचय कर लिया है। 4 प्रमुख पात्र हैं। श्रीकंठ सिंह जो है दफ्तर में नौकरी करता है और हर शनिचर और रविवार के दिन वो गांव आता है, घर आता है, और सोमवार के दिन वो नौकरी पर चला जाता है। तो ये सभी स्थितियां जो है एक प्रकार से मध्यम वर्गीय परिवार में जो घटित होती है, उस प्रकार की स्थितियां आज बेनी माधव सिंह के घर में चल रही है। देखिएगा कि घर का माहौल एकदम मस्त है, 2 भाई एकदम अच्छी तरह से जी रहे हैं,
एक दूसरे का मान सम्मान रख रहे हैं। छोटा भाई जो है लाल बहादुर सिंह कभी भी अपने बड़े भाई के सामने मुंह उठाकर बात नहीं करता है। ठाकुर बेनी माधव सिंह भी बहुत सारे अपने बेटों से भी वो खुश हैं कि गांव के लोग भी जो है बेनी माधव सिंह के परिवार को देखकर हमेशा बातें करते हैं कि परिवार हो तो बेनी माधव सिंह जैसा, बेटे हो तो बेनी माधव सिंह के बेटे जैसा। अर्थात ये सभी बातें यहाँ पे लेखक ने इस प्रकार बताई है कि बेनी माधव सिंह का जो परिवार है एक प्रकार से गांव का आदर्श परिवार है। उसके पीछे कारण है, क्या कारण है कि उनका बड़ा बेटा जो है, बेनी माधव सिंह का बड़ा बेटा जो है श्रीकंठ सिंह, भले ही उसने बीए किया है, अच्छा पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी में उसने वो शिक्षा हासिल की है, फिर भी वह अपने भारतीय संस्कृति को नहीं भूला है, भारतीय संस्कारों को नहीं भूला है। भारत के जो तीज त्योहार है, वो सन उत्सव जो है, अर्थात हमारी सांस्कृतिक धरोहर को वो कभी भी नहीं भूला है। तो इस वजह से श्रीकंठ सिंह जो है हमेशा गांव में मेले, उत्सव, त्योहार जो है उसमें जो भी कुछ समारोह होते हैं उसमें वो बहुत ही उत्साह के साथ उसमें सहभाग लेता है और इन सभी कामों को वो अच्छी तरह से करता है। रामलीला होने दीजिएगा, राम कथा होने दीजिएगा, ये सभी जो सांस्कृतिक हमारे पक्ष है इसमें श्रीकंठ सिंह जो है उत्साह के साथ सम्मिलित होता है और उसको अपने भारतीय संस्कृति पर नाज है और वो बताना चाहता है कि दुनिया में एक ऐसी ही भारतीय संस्कृति है जिसको हम आदर्श संस्कृति भी कह सकते हैं। उसके पीछे की वजह और एक है कि वो कहता है कि भारत में संयुक्त परिवार है, इसलिए भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है। मतलब आज दो भाई अर्थात पूरा परिवार जो है मिलजुल कर रहता है, इकट्ठे रहते हैं। इस वजह से श्रीकंठ सिंह जी जो है अपने परिवार के बारे में भी बहुत ही आनंद से अपने परिवार के साथ वो रहता है। आगे चलकर कहानी जो है थोड़ा सा अलग मोड़ लेती है। हम जानते हैं कि किसी भी परिवार में झगड़ा या विवाद कब उत्पन्न होता है तो उस परिवार की कुछ ज़रूरतें अगर थोड़ी सी कम हो जाती है या ज़रूरतें कम पड़ जाती है, जितना भी जरूरी चीज़ें हैं उसको हम पूरा नहीं कर पाते तो उस परिवार में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। लगभग वही वजह है कि इस परिवार में झगड़ा जो है शुरू हुआ है। कारण क्या हुआ था कि श्रीकंठ सिंह जो है अपने दफ्तर में हफ्ते भर के लिए चला जाता है नौकरी करने के लिए। शाम को, शनिवार के शाम को वो लौट आता है, फिर सोमवार के सुबह को वो चला जाता है। तो हफ्ते भर के दौरान घर में जो भी कुछ जरूरी सामान होता है वो कभी खत्म होता है, कभी होता है, और कभी होता है तो उतनी मात्रा में नहीं होता जितनी मात्रा में चाहिए। तो वही घटना जो है इस परिवार के साथ वहाँ पे घटित हो गई। और वहाँ पे हुआ ये कि एक दिन आनंदी जो है घर में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और उसी दौरान पहलवान लाल बहादुर सिंह जो है बाहर से कुछ मांस लेके आता है और अपनी भाभी को कहता है कि इसको पका लीजिए। अब भाभी जो है उस मांस को लेती है और अपने कहे देवर के अनुसार वो उसकी तैयारी करती है और वो सब्जी जो है बना देती है। थोड़ी देर बाद लाल बहादुर सिंह वहाँ पे खाना खाने के लिए आता है और जो भी कुछ बनाया हुआ है वो अपने देवर को आनंदी परोसती है। और परोसने के बाद दाल में जो है वो थोड़ा सा घी कम पड़ जाता है या दाल में न के बराबर घी होता है। तो लाल बहादुर सिंह जो है थोड़ा सा उखड़ जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है कि दाल में उसने घी देखा नहीं और वो भाभी को पूछता है कि दाल में घी क्यों नहीं डाला है। तो भाभी कहती है कि जितना भी पाव भर घी था वो मैंने पूरा मांस में डाल दिया है, अर्थात नॉनवेज की सब्जी में मैंने डाल दिया है, तो पूरा के पूरा घी खत्म हो गया और दाल के लिए घी बचा नहीं, इसलिए मैंने बिना घी की दाल वहाँ पे बनाई है। तो इस बात पर और उसको गुस्सा आ जाता है
और वो उसके मायके को लेकर कोसने लगता है। मायके मतलब मराठी में उसको माहेर बोलते हैं। तो आनंदी को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि आप मुझे कुछ भी कह लीजिएगा, लेकिन मेरे मायके के बारे में कुछ मत कीजिएगा। तो लाल बहादुर सिंह को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि जैसे कि तुम्हारे यहाँ घी की नदियाँ बह रही है। तो आनंदी कहती है कि मेरे यहाँ इतना तो घी मेरे नौकर चाकर ही वहाँ पे खा जाते हैं। तो ये बात जो है, एक बात से दूसरी बात वहाँ पे बढ़ जाती है और भाभी देवर में वहाँ पे झगड़ा शुरू हो जाता है और देवर गुस्से से थाली सरक देता है और खड़ाव जो है अपने भाभी को मार देता है। और खड़ाव मारता हुआ देखकर भाभी तुरंत जो है, उसके सर पर ही वो लगने वाली थी, लेकिन हाथ थोड़ा सा बीच में लाती है और वो खड़ाव उसके हाथ पर लग जाता है, उसको जख्म हो जाती है। तो भाभी रोने लगती है। अब घर में झगड़ा हुआ है, भाभी रोने लगी है, देवर भी गुस्से से बाहर चला गया है। अब श्रीखंड सिंह को आने के लिए और 2 दिन थे। मतलब ये झगड़ा लगभग गुरुवार के दिन हुआ था और शुक्रवार और शनिवार के दिन उसका पति आने वाला था। तब वो आनंदी जो है लगभग 2 दिन बिना खाने के वहाँ पे परिवार में वैसे ही वक्त गुजारती है और एक ही राह देखती है कि उसका पति एक बार कब आ जाए और मैं पूरी हकीकत जो है उसके सामने रख दूँ। और उसके आधार पर वो रूठ कर बैठती है। परिवार में सन्नाटे का माहौल छा जाता है। अब क्या हो जाएगा, मतलब बेनी माधव सिंह भी परेशान हो जाते हैं कि शायद अब घर टूटने की कगार पर है। तो ये सभी स्थितियाँ जो है देखकर वहाँ पे वो बात आ जाती है कि अब क्या होगा। लाल बहादुर सिंह को भी थोड़ा सा गलती का एहसास हो जाता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि मेरी ओर से कुछ गलती हुई है, लेकिन वो पहलवान होने के कारण वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। अभी भी बड़े भैया घर वापस नहीं आए थे। तब घर में उस प्रकार का माहौल है, तीनों लोग परेशान हैं। भैया आकर क्या कहेंगे, उनको क्या बताया जाएगा, ये सभी बातें वहाँ पे सभी सोच रहे हैं। तो अगली कहानी जो है मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मैंने जितना भी बताया है इसको एक बार सुन लीजिएगा और कहानी को अच्छी तरह से याद रखिएगा। इस पर ही परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।